प्रणाम। मेरा नाम वरदा नारायण है और स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे इस चैनल पर, जहाँ पे हम टैरो की चर्चा करते हैं, ज्योतिष की चर्चा करते हैं। आज मेरे साथ एक बहुत ही बड़े महानुभाव आए हुए हैं। आप मुझे इनका इंट्रोडक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेरे इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ आए हैं और मुझे अपने वचनों से इन्हें संबोधित करना है, तो मैं यही कहूँगी कि आप सभी हाथ जोड़ के स्वागत कीजिए आचार्य श्री अनिल वत्स जी का। नमस्कार। इनका यहाँ आना ही मतलब मेरे चैनल को धन्य कर देता है एक तरीके से। तो आज एक तरीके से मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ, कुछ जिज्ञासाओं को शांत करना चाहती हूँ, जो हमारे श्रोतागण भी सुनना चाहते होंगे। आप जानते ही हैं टैरो कार्ड के बारे में, एंड उसमें ये आता है कि कई लोगों के मन में एक जो सबसे बड़ी शंका है टैरो कार्ड को लेके, वो यही है कि किस तरीके से सिर्फ एक कार्ड उठाकर ही आप प्रेडिक्शन कर देते हैं, और क्यों वो इस चीज को एस्ट्रोलॉजी से भिन्न मानते हैं, वो इसको एक नहीं मानते। कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि ये सब ऐसे ही है। जब तक इस विद्या में कोई डुबकी नहीं मारेगा तब तक इसके रहस्य वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन आचार्य जी, आपको तो सारे रहस्य पता है और ज्योतिष के आप इतने बड़े विद्वान हैं, आपने अपना जीवन समर्पित किया इस एरिया में। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सुना है आप ही के एपिसोड्स में, आप ही की श्रीमुख से मैंने सुना है कि ज्योतिष वेदों का नेत्र है, पुराणों का नेत्र है। यानी कि अगर आप ज्योतिष नहीं जान रहे हैं तो आप ये सब नहीं समझ सकते। नेत्र का मतलब आप देख ही नहीं सकते। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसी के पास अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो ज्योतिष में तो प्रश्न कुंडली का एक व्यवधान है, टैरो में भी हम कर देते हैं। तो किस तरीके से आप ये हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, टैरो कार्ड और ज्योतिष, या अलग हैं, या क्या है? ये मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूँ ताकि हमारे श्रोताओं की जिज्ञासा शांत हो। आप कुछ प्रकाश डालिए। सबसे पहले वरदा जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने मुझे बुलाया और मेरा मान सम्मान बढ़ाया आपने। तो आप स्वयं इस विधा को जानती हैं और काफ़ी वर्षों से मैं देख रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी में भी आपने काफ़ी अध्ययन किया है और टैरो में भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं, और जो लोग प्रश्न पूछते हैं उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। थैंक यू आचार्य जी। ये प्रश्न बहुत उत्तम है आपका। वो वचन मुझे बहुत प्रीतिकर लगा कि ज्योतिष वेद का नेत्र है जी। तो वस्तुतः कहा गया है कि वेदस्य निर्मल चक्षु, कि ज्योतिष जो है वो वेद का निर्मल चक्षु है। वेद के 6 अंग होते हैं, षडांग। छठा अंग जो है उसे ज्योतिष कहा जाता है। इसके अंदर कल्प आते हैं, व्याकरण आता है, इसमें छंद आता है और शिक्षा आती है। ऐसे ही ये ज्योतिष छठा है जी। ज्योतिष वस्तुतः काल का विज्ञान है, जैसा कि जानते ही हैं। जहां तक टैरो के साथ अगर हम इसका समन्वय करते हैं या इसको अलग अलग ढंग से देखने की कोशिश करते हैं जी, तो टैरो के अंदर जैसी कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वह आपसे कुछ पूछता है, तो आपके पास माध्यम है, आपके पास कार्ड हैं। कार्ड भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, 78 के भी हैं और 72 भी हैं, और भी अलग अलग बहुत प्रयोग हुए। वस्तुतः ये विदेशों से प्रचलन पहले शुरू हुआ ऐसा कहा जाता है, पर ये शुद्ध रूप में देखा जाए तो भारतीय पद्धति है। भारतीय पद्धति में आपको याद होगा काफी पहले, अभी भी कभी कभी कुछ लोग तोता लेके चलते हैं जी, और कार्ड्स बिछा देते हैं और तोते से पूछते हैं। तोता एक कार्ड निकालता है और आपका भविष्यफल बता देता है। तोता का अर्थ क्या है? वस्तुतः तारा रानी से, माँ तारा से, 10 महाविद्याओं से संबंधित ये विधा रही। अब भूल गए हम शासित रहे, कभी अंग्रेजों के, कभी मुगलों के, और आपका लिटरेचर आपसे छीन लिया गया। अच्छा। किसी भी कौम को नष्ट करना हो तो उसका लिटरेचर उससे छीन लो। और आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, आपके सारे प्रतीक हटाए गए। तो ये विधा प्राचीन है। इसे आप शकुन ज्योतिष कहें, इसे आप प्रश्न ज्योतिष कहें, क्या अंतर है? इतना ही समझें कि एक ज्योतिषी, अब जैसे अभी कोई मेरे पास आ जाए, इसी वक्त आ जाए और वो मुझसे कुछ पूछता है, तो मैं इस वक्त का प्रश्न लगा लूंगा। अगर उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास अपना बर्थ का टाइम नहीं है, तो हम आज का, अभी का टाइम, आज की डेट निकाल के प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। प्रश्न कुंडली बना के हमारे पास भाव हैं, भाव के साथ साथ
हमारे पास बहुत सारे नियम है ऋषि पराशर के दिए हुए, उसमें ग्रह हैं, उसमें नक्षत्र हैं, उसमें तिथियां हैं, उसमें योग हैं, उसमें कर्ण हैं, तो 5 अंग होते हैं, उसको पंचांग कहते हैं। इस विधा से हम किसी की जिज्ञासा जो भी हो बताते हैं और उसको समाधान भी दे देते हैं। टैरो में भी आप यही करते हैं। टैरो में आप कार्ड फैलाते हैं, फैलाने के बाद आप एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की तरह बीच में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, कैटालिटिक एजेंट की तरह आप हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो आप प्रेयर करते हैं मन ही मन प्रार्थना से कि हे प्रभु, इस व्यक्ति ने जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर आप दो ना। अब प्रभु खुद तो उतर के नहीं आएंगे, उन्हें एक माध्यम की जरूरत होती है। आप माध्यम बन जाते हैं, माध्यम बन के आप सारे कार्ड फैला लेते हैं और उसके अंदर जितने भी नियम हैं वो सब लोग जानते हैं कि 22 कार्ड एक में हैं और 56 कार्ड एक में हैं, कुल मिला के 78 बन जाते हैं। फर्क इतना है कि हम ग्रहों की दृष्टियां, हम त्रिकोण और केंद्र के योगों से, हम ग्रहों के एस्पेक्ट से, ग्रह उच्च के हैं नीच के हैं, ग्रह वक्री हैं, या आज के गोचरीय इफेक्ट क्या है, इसको देख के प्रेडिक्शन करते हैं। आप चित्रों को देखते हैं जी। चित्रों को देखने के बाद आप शब्दों पे आ जाते हैं। हम शब्दों से चित्रों को फैला लेते हैं, जी। आप चित्रों से शब्दों को ले आते हैं। तो प्रक्रिया तो एक सी ही हुई जी। और मैं समझता हूँ आज के युग में और भी बहुत सी विधा हैं। फेस रीडिंग है, कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और वो कुछ भी नहीं कहता और हम देख के बोल देते हैं कि तुम्हारा ये प्रश्न है, उसके मन की बात पहले से ही जान ली। तो ये विधा थोड़ी सी डिफरेंट है, आप पूछेंगे तो मैं आगे आपको बताऊंगा। आपने बहुत ही सुंदर व्याख्या करी है आचार्य जी। मुझे ही ऐसा लगा कि मेरी भी कुछ चीजें जो दिमाग में थी वो ही क्लियर हो गई बिल्कुल, कि आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको और ये भी बता दिया कि ये लोग कहते हैं कि ये फॉरेन कंट्री से आई हुई विद्या, लेकिन असल में ये शकुन ज्योतिष है, तारा माता से जुड़ा हुआ है और किस तरीके से हम एक माध्यम बनते हैं। और मैं अपने श्रोतागणों को ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने आचार्य जी से ज्योतिष की विद्या सीखी है और आचार्य जी बिना ज्योतिष की विद्या सीखे अगर कोई टैरो कार्ड करता है तो मुझे लगता है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने बिना सीखे जब किया था और सीखने के बाद आज जब मैं वो सेम ज्योतिष अपने कार्ड्स में देख पाती हूँ तो उसमें जमीन और आसमान का अंतर है आचार्य जी। नंबर्स, ग्रह, नक्षत्र सब हैं इन कार्ड्स में। बस जैसे कि खोलने के लिए कोई दीपक एक प्रकाश अंधेरा मिटाने के लिए चाहिए था, तो वो जैसी आपने वो चीज सिखाई है तो उसके बाद प्रेडिक्शंस में जमीन आसमान का अंतर है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। वस्तुतः अगर देखा जाए आधार हमारे पास होना चाहिए। कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं, पहले एक प्लॉट चुनते हैं जी। प्लॉट चुनने पे ही हम सोचते हैं कि दिशा अगर पूर्व की हो या नॉर्थ की हो तो बहुत बेहतर। फिर दिशा चुनने के बाद हम सराउंडिंग्स को देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द का वातावरण क्या है। जैसे चाइना के दक्षिण में हिमालय है, वो समृद्धि कर रहा है जी। उसकी वास्तु सुपर है जी। हिंदुस्तान के नॉर्थ में चाइना है, हिंदुस्तान शुरू से ही स्ट्रगल कर रहा है। हिंदुस्तान पे देश विदेश के आक्रांताओं ने, चाहे वो हुन हो, चाहे वो शक हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो चंगेज खान हो, चाहे वो अंग्रेज हो, सबने भारत पे अटैक ही किया, लेकिन चाइना सुरक्षित रहा। क्यों? क्योंकि उसकी वास्तु उसको बहुत सपोर्ट कर रही है। हिंदुस्तान में भी ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि 3 तरफ से समुद्र की ओर ये सुरक्षित है और भारतवर्ष में तो एक दूसरी भी विधा है कि यहाँ पर देवता खुद चुनते हैं। कहते हैं ना, इसको हिंदुस्तान कहते हैं और हिंदुस्तान के अंदर जब हम इसे बात कहते हैं तो मुझे वो बहुत प्रीतिकर एक श्लोक याद आ जाता है कि हिमालयाम समरभ्य इंदु सरोवर पर्यंतम देव निर्मितम हिंदुस्तानम क्षेत्रम प्रचक्षते। कि हिंदू शब्द कहां से आया? तो वो कहते हैं हिमालयाम समरभ्य, हिमालय से आरंभ करें तो हिमालय का ही इंदु सरोवर पर्यंतम, कन्याकुमारी तक देव निर्मितम, देवताओं द्वारा निर्मित चयनित ये क्षेत्र जिसमें 6 ऋतुएं आपको देखने को मिलती हैं। और कई कंट्री है, कहीं गर्मी ही गर्मी है, कहीं जाड़ा ही जाड़ा है। यहाँ 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, 6 प्रकार की वनस्पतियां हैं। तो ये जो ऐश्वर्य हिंदुस्तान के पास है ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्मा जी के हाथ में वेद हैं और वेद का ये छठा अंग है। यानी वेद भी, वेद
अर्थात विद का अर्थ होता है नॉलेज और वेद का अर्थ जो ज्ञान कराए। ये काल का विज्ञान है। अगर ज्योतिष ना हो तो बहुत मुश्किल है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके पास, चूंकि आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी है, पढ़ी है, और अब आप टैरो के अंदर गति कर रही हैं। आप, मुझे याद है आपने न्यूमरोलॉजी भी बहुत कुछ सीखी थी। तो ये विधा इसके अंदर और भी चार चांद लग जाते हैं। सत्य कहा। थैंक यू आचार्य जी। आचार्य जी, अच्छा, मैं आपसे, ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है सीरीज का, लेकिन मैं आपके साथ ये जर्नी आगे तक लेके जाना चाहती हूँ आपके आशीर्वाद से। कुछ चीज़ें पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने भी बहुत सुंदर व्याख्यान दिया कि वास्तु भी इसी में आ गया, सब कुछ आ गया, फेस रीडिंग आप देख के फेस बताते हैं, हम कार्ड्स के फेस को देख के बताते हैं, इसमें पर्सनालिटीज होती है। आचार्य जी, अब मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि अभी आने वाले सीरीज में तो हम कुछ सेलिब्रिटीज की हॉरोस्कोप लेके आपके साथ बैठेंगे, जिसमें आप उनका प्रेडिक्शन करेंगे और मैं टैरो कार्ड से प्रेडिक्शन करूंगी, क्योंकि हमें देखना चाहेंगे कि कितना सिमिलर प्रेडिक्शन निकलता है या कितना डिफरेंट लगता है। तो उस यात्रा में तो आपने हाँ बोला ही है मेरे साथ चलने के लिए। अभी मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ज्योतिष के बारे में आपने बताया छठा अंग है और नेत्र है। आप तारा माता के बारे में मुझे कुछ बता रहे थे टैरो कार्ड्स के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि वो ज्योतिष में भी योगदान करती हैं और वो टैरो कार्ड रीडिंग में कैसे योगदान करती हैं। देखिए, ये प्रश्न बहुत कीमती है और मैं चाहूंगा इसके लिए हम अलग से एक समय लें। अच्छा। जब हम 10 विद्याओं की बात करें, 10 विद्या, क्योंकि भगवती के जो एक तो 9 दुर्गा अलग, एक 10 विद्याएं अलग होती हैं जी। उसके अंदर तारा रानी है, तारा है, फिर महाकाली है, फिर उसके बाद हमारे पास उसके अंदर कमला है, खोटशी है, खिन्नमस्ता है। ये अलग अलग भगवती के, बगलामुखी है, भगवती मातंगी है। इन सबके आखिर देवी के ये 10 स्वरूपों का रहस्य क्या है, उसमें हम तारा को जरूर रहेंगे, क्योंकि ये एक व्यापक विषय है। जी। लेकिन मैं आपकी जिज्ञासा के लिए एक बात जरूर कह देता हूँ कि तारा भगवती की उपासना से या भगवती मातंगी की उपासना से, जब भी हम उनकी उपासना करेंगे, जैसे भगवती तारा ले लीजिए या भगवती मातंगी ले लीजिए, तो आप हैरान होंगे। मेरे पास एक मित्र आए थे, कैप्टन दीपांकर हैं। अच्छा जी। तो वो बहुत अच्छा एरोप्लेन वगैरह नेचुरली चलाते हैं। जी। He came to me और उनकी एक जिज्ञासा थी, क्या वाकई ये देवियों के स्वरूप होते हैं? और उनकी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, तो मैंने उन्हें भगवती मातंगी का एक मंत्र दिया और उन्होंने उसकी साधना भी करी। और साधना करके मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि अब ये हाल हो गया है, 1 वर्ष तक निरंतर साधना करने के बाद उनके घर के बाद तोते आ जाते हैं, और इतने तोते आ जाते हैं कि वो कहीं भी जाते हैं ऐसा लगता है भगवती मातंगी का वाहन तोता है। कभी मैं आपको ये वाहन रहस्य भी बताऊंगा कि विष्णु का वाहन गरुड़ क्यों है और यम का वाहन भैंसा क्यों है, आखिर इन प्रतीकों के क्या अर्थ है। ये बड़ी डिकोड करने वाली फिलॉसफी है। क्यों कहते हैं हम चामुंडा का वाहन प्रेत क्यों है, ये जानने की बातें हैं। नंदी भगवान महाकाल खुद मृत्युंजय, मृत्यु के देव, जहां काल नष्ट हो जाता हो वहां उनकी सत्ता शुरू होती हो। और जितने हिंदुस्तान के ज्योतिर्लिंग हैं और जितने भी दिव्य शमशान हैं, ये वो मार्ग हैं, ये वो स्पेशली स्थान है जहां से जीव एक दूसरे लोक की यात्रा करता है, जितने भी शमशान हैं। तो ये जो वाहन रहस्य है, ये भी मैं चाहूंगा आपके सामने कभी रखूं। लेकिन ये प्रश्न अच्छा है कि तारा रानी, इसको माँ तारा कहें या भगवती काली कहें। काली यानी काल का विज्ञान, काली बियॉन्ड दी स्पेस, जहां टाइम खत्म हो जाता हो, वो महाकाल, ये काल, दोनों बहुत अंतर है। तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव का महाकाल का मंदिर सिर्फ उज्जैन में, जहां उनपे सिर्फ मनुष्य की देह की भस्म चढ़ाई जाती है, सिर्फ भस्म वहां चढ़ती है। वो कहते हैं मैं तुमको इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे शरीर का जो आखिरी तत्व है तुम वो ही मुझे दे दो और मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूं। इसी शिव को महाकाल की जो शक्ति है उससे महाकाली कहते हैं। और महाकाली भी पहले जिस शक्ति से अपने आप को प्रकट करती है 9 शक्तियों में, उसे भगवती तारा कहते हैं। इसी तारा का संबंध इस टैरो कार्ड से भी है।
जी और मैं आपको इसके रहस्य अगले एपिसोड में रखता हूँ आपके सामने, जी ताकि लोगों को पता चले कि ये बाहर से हंसी मजाक में ही विधा नहीं आई, वो होटल में बैठे हुए मनोरंजन करने की ही ये विधा नहीं है। विश्व में अध्यात्म के माध्यम से दूसरे के भूत भविष्य वर्तमान को जानने की ये विधा है। हर कोई व्यक्ति जन्म लेते ही चाहता है कि क्या कोई मुझे बता दे कि मेरा अतीत क्या है, मैंने अतीत में क्या कर्म किए हैं। आपने देखा होगा एक बच्चा पैदा होते ही हाथ में रेखाएं हैं, किसी ने नहीं बनाई। उसके जिह्वा पे रेखा है, उसके मस्तक पे रेखा है, उसके कंठ पे है, उसके पैरों के नीचे है। तो ये रेखाएं क्या कहती हैं? पूर्व जन्मों के उन विशिष्ट कर्मों को रेखाओं के माध्यम से, यही रेखाएं तो टैरो कार्ड जी 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 उसी रेखाओं को पढ़ के उसमें रंग है, उसमें फिगर्स हैं, उसमें अलग अलग प्रकार से, अगर और अच्छे ढंग से कहूं तो आप हैरान होंगे, चाइना की जो लैंग्वेज है वो पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल लैंग्वेज है। पहले वस्तुतः पिक्टोरियल पिक्चर बना के ही बातें की जाती थी। अगर किसी व्यक्ति ने, अगर हमने किसी धोबी को कपड़े दिए हैं तो हम ये नहीं लिखते थे 4 शर्ट, हम 1 शर्ट 2 शर्ट, हम 4 शर्ट ड्राइंग करते थे, ताकि वो समझ जाता था कि ये इतनी 4 है। जी जी पहले पिक्चर थी, पहले सपने थे, सपनों के बाद पिक्चर हुई। पिक्चर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? शब्द से। तो ज्योतिष में जहां ग्रहों और गतियों के माध्यम से शब्दों का विस्तार है, वहीं आपके टैरो के अंदर नाना प्रकार के चित्रों के माध्यम से वर्तमान के विचार का विस्तार है। क्या बात है। तो पहले तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड में मेरे साथ बैठने के लिए। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम ये सीरीज चला के लोगों को दिखा सकें कि कैसे टैरो और हाउस को वर्क करता है। बल्कि मैं सोचता हूँ क्यों ना, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो, आपके पास भी कोई प्रश्न हो, तो आप वरदा जी को भेज सकते हैं। ये टैरो के माध्यम से आप आपको इनसे उत्तर मिलेगा। और जहां तक मेरी बात है, प्रश्न कुंडली भी उसी वक्त बन जाएगी और उस वक्त की प्रश्न कुंडली से जाना जा सकता है। जैसे आज की तारीख ही देख लें, आज की तारीख में इस वक्त तुला लगन चल रहा है। और चतुर्थ भाव के अंदर अगर हम इस स्थिति को देखेंगे तो बड़ी प्रीतिकर स्थिति है। तुला लगन और शनि चतुर्थ भाव में ही है। अच्छा। और जो 9th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, केतु और राहु के साथ, देखिए टैरो क्यों आया, कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है कर्म क्षेत्र का दशम से दशम, वो राहु के द्वारा प्रभावित है। अतः टैरो विद्या के माध्यम से हम किसी भी विदेशी विद्या के माध्यम से भविष्य की बात कर रहे हैं। अति सुंदर। तो आशा है दर्शकों आपको अच्छा लगा होगा। और इन्होंने तो बोला ही आचार्य जी ने कि आप भेजिए, हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े महानुभाव जो हमारे हो चुके हैं, उनकी पत्री डिस्कस करेंगे अगले आने वाले एपिसोड्स में। पत्री से भी डिस्कशन होगा और टैरो कार्ड से भी, जिसमें 2 चीजें होंगी, एक तो उनके प्रिडिक्शन और दूसरी आपकी जिज्ञासा शांत होगी कि कैसे टैरो और ज्योतिष एक दूसरे से मिले जुले ही हैं। अच्छी बात यह है कि अगर उसमें कोई उपाय खंड होंगे तो वो भी आप अच्छे से बता देंगे। हाँ जी जी, आचार्य जी बताएंगे, उसके बाद मैं कुछ बोल पाऊंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।